का वाहिगुरु खालसा, जी का वाहिगुरु खालसा, जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते हैं गरीबों की आवाज, मजलूमों की आवाज, जी, जिनकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। साथियों, आज की मुलाकात जिंदे लोगों के साथ, जिंदे उन्हीं को मानते हैं जो सच बोलना जानते हैं, वरना चुप रहना या झूठ बोलना तो मुर्दे भी जानते हैं। साथियों, आज की हमारा प्रोग्राम रहेगा कि मीडिया का कैसे सुधार होगा। इसमें हमारे भाई साहब तेजिंदर पाल सिंह जुड़े हैं, तो इनसे इनका स्वागत करते हैं। उसके बाद हम सवाल जवाब करेंगे। जी तेजिंदर पाल सिंह जी, आपका वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। सत श्री अकाल भाई साहब। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सरदार मेघराज सिंह जी, आप जी का बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इतना प्यार और सत्कार दिया और आपने यहाँ पर बुलाया हमें, और ये जानने के लिए कि मीडिया का सुधार कैसे होगा। मीडिया को तो हम सभी लोग देखते हैं आजकल कि आजकल का जो जी मीडिया है वो ज़्यादातर सरकारी मीडिया बन चुका है, सरकारों के हित में काम कर रहा है, लोगों के हित में मीडिया काम नहीं कर रहा है। जबकि जी मीडिया जी का काम होता है कि लोगों की मुश्किल को सामने लेकर आना। लेकिन आजकल आजकल का जो मीडिया है, वो लोगों की मुश्किल बन गया है। मीडिया को जी जी लोगों की मुश्किल हल करने के लिए लाया गया था, लेकिन मीडिया अब लोगों की मुश्किल और दिक्कत, परेशानी स्वयं बन चुका है। जैसे जी हम जी। देखते हैं कि भारत के अंदर अभी बीते दिन ही क्या हुआ था। जी, तो पहले तो आप अपना तारुफ करा दीजिए, कहाँ से मतलब पंजाब से, मतलब थोड़ा अपना बताइए जो मीडिया आप चला रहे हैं। इसके मीडिया के बारे में जो कमी है हम बाद में बात करेंगे। पहले अपने जो मीडिया अपना खोला है, इसके पीछे क्या कारण है? आपने ये मीडिया क्यों खोला है? देखिए इतने चैनल चल रहे हैं दुनिया भर के, तो जी, आपने जो अपना चैनल खोला इसके पीछे क्या कारण है? ये क्यों खोला? देखिए, इसके पीछे कोई बड़ा कारण नहीं था। कारण केवल एक ही था कि हमारे जो सिख भाई हैं, या बहुत सारे लोग जो सिख धर्म से जुड़ना चाहते हैं, वो ना अलग-अलग राज्यों के अंदर रहते हैं, अलग स्टेट के अंदर, अलग कंट्री के अंदर रहते हैं। तो सिक्खी के साथ हर कोई प्रेम करता है, सिखों के साथ करता है, लेकिन कई बार हमें भाषा बोलनी नहीं आती है, पंजाबी नहीं आती जी लोगों को, ना तो उनको गुरमुखी पढ़नी आती है और ना उनको पंजाबी भाषा बोलनी आती है। दोनों में भी फ़र्क है। देखो, एक अक्षर है और एक हम मुँह के द्वारा शब्द बोलेंगे और एक अक्षरों को पढ़ेंगे। दोनों के अंदर पढ़ना और सुनना 2 अलग चीज़ें हैं, बल्कि बोलना और सुनना। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, ये दोनों चीज़ों में जी फ़र्क होता है। तो ये जो चीज़ है ना, इन दोनों का फ़र्क ढूँढ रहा था मैं, तो बहुत समय तक मैंने ढूँढा, पता नहीं लगा। तो उसके बाद सोचा कि चलो इसको हिंदी के अंदर बनाते हैं। फिर जो अलग-अलग स्टेट्स के अंदर, जैसे आज असम के अंदर लोग रहते हैं, बंगाल में रहते हैं, ठीक है? मेघालय में रहते हैं। अब बात करें राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की, गुजरात की, तो वहाँ के जो लोग हैं, कहीं न कहीं उनको थोड़ी बहुत हिंदी भाषा के अंदर पकड़ होती है, हर किसी की इस देश के अंदर। तो जी अलग-अलग स्टेट के अंदर जो कम्युनिटीज़ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, हम सिखों को क्या प्रॉब्लम आ रही है, सिखों की क्या शिकायत है सरकार से, कहीं पर सिखों के ऊपर कोई हमला होता है, सिख हिस्ट्री की बात होती है। पंजाब के अंदर तो पंजाबी में सभी बात कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक हमें पहुँच करनी चाहिए थी, जो शिकलीगढ़ सिख भाई होते समाज है, तो उनको सारा सिख समाज ही एक तरफ से बिल्कुल दरकिनार कर चुका था, उनका कोई हाल-चाल ही नहीं पूछता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पंजाब के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, उसकी जानकारी उन लोगों तक पहुँचे। और अगर उन लोगों के साथ कोई घटना, कोई प्रॉब्लम वहाँ पर होती है, या उन लोगों की कोई डिमांड होती है, जिस प्रकार से सरकार भेदभाव करती है अलग-अलग एरियाज़ के अंदर, तो हम उन लोगों की आवाज़ को भी, सरकार तक पहुँचे हमारी आवाज़, और पंजाब के लोगों को भी ये पता चले कि बाहर अलग स्टेट में रहने वाले जो हमारे सिख भाई हैं, या दूसरी कम्युनिटीज़ के, जिनको सिख धर्म से बहुत प्रेम है, सिखों के बारे में वो जानना भी चाहते हैं, सिख हिस्ट्री के बारे में भी जानना चाहते हैं। लेकिन सिख हिस्ट्री जी को वो ना तो उनको पंजाबी समझ आती है, ना वो पढ़ पाते हैं। अब इंग्लिश के अंदर भी समझ नहीं पाते, लेकिन उनको हिंदी समझ आती है। तो वो ऐसे बहुत सारे परिवार हैं। देखो, अगर आप निशान सिंह ऑस्ट्रेलिया को सभी देखते हैं, देखो, खालसा निशान सिंह ऑस्ट्रेलिया, तो वो जी जब अलग-अलग दौरों पर जाते हैं, हम देखिए बिहार के अंदर जाते हैं, झारखंड के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर पूरे का पूरा गाँव, एक आप देखो कि वो सिखों का परिवार है। पूरा पूरा जी गाँव जो है, वो सारा सिख है। वहाँ पर लेकिन वो सारे है हिंदू ही। पहरावा उनका हिंदू वाला है, भाषा उनकी हिंदी है, इसलिए वो जो बात करते हैं वहाँ पर, वो हिंदी के अंदर करते हैं। ये मेरा सवाल सबसे पहले ये जो आपको अभी तक मीडिया में जो आपका मीडिया चल रहा है आपका, मैंने बहुत सारी वीडियो देखी आपकी, आप जी, धड़ाके से बोलते हैं, बेधड़क बोलते हैं। बहुत सारे लोग जो है ना, झूठ भी हमने देखे, बेधड़क बोलते बोलते बेधड़क हो वो झूठ बोलते देखे हमने। लेकिन आप इतना सच किसके भरोसे बोलते हैं, जो मतलब बेबाक सच्चाई बोलते हैं मीडिया के अंदर बैठ के? ये इसके पीछे क्या कारण है? ऐसा क्यों बोलते हैं? बाकी हमने झूठ भी बोलते देखे हैं, लेकिन सच बोलने वाला पहला इंसान देखा है मैंने जो सच बेधड़क होकर बोलता है। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, देखो सर, सच्चाई
एक इंसान का फर्ज होता है कि वो हमेशा सच के रास्ते चले। ईश्वर हमें कोई भी धर्म हो, हर धर्म के अंदर तो एक ही चीज समझाते हैं ना कि आप सच के रास्ते पर चलो और झूठ मत बोलो, चोरी, निंदा, चकारी ये चीजें मत करो। तो यही चीजें बस मैं अपने दिल से फॉलो कर रहा हूँ कि कहीं पर गलत होता है तो उसके खिलाफ हमें बोलना है। एक सिख का फर्ज तो वैसे गुरु साहिब जी हमें समझा के गए हैं। हमारा ये फर्ज है, हमें अपनी सिक्खी निभानी है। तो सिक्खी निभाने के लिए जी जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को मैं फॉलो कर रहा हूँ। जो रूल और रेगुलेशन गुरु गोविंद सिंह जी ने पावन हुक्मनामे दिए सिखों के लिए, तो उन चीजों को मैं फॉलो कर रहा हूँ। बस एक-एक करके उनको फॉलो करता जा रहा हूँ। जैसे-जैसे फॉलो करता करता कर रहा हूँ, तो अपने को इन सरकारों से डर नहीं, इन जत्थेबंदियों से, इन कमेटियों से कोई डर नहीं किसी चीज का। ज्यादातर लोग सच नहीं बोलते क्योंकि उनको ये डर होता है कि यार ये कमेटी वाला है, ये मेंबर मुझसे नाराज हो जाएगा, कल को मैं वहां पर जाऊंगा, मुझे रोक कर ये बोलेगा कि भाई तू यहाँ पर आया, तूने हमारे खिलाफ बात बोली थी। आज भी मुझे बहुत सारे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, लेकिन उनके साथ अगर मुझे 10 नेगेटिव फोन आते हैं ना, तो उसमें 5 इतने अच्छे फोन आते हैं ना, उसके बाद पॉजिटिव फोन भी आते हैं जो कहते हैं अलग-अलग स्टेट से कॉल करके कि हमें इस चीज का पता ही नहीं था। आपने हमें इस चीज से इसकी जानकारी हमें आपके थ्रू मिली है, तो हम आपका बहुत धन्यवाद करते जी हैं कि आप इसी प्रकार का जो कंटेंट अपनी वीडियोज है उनको डेली आप जरूर लेकर आइए। आपके कारण हमें ना पंजाब की चीजों के बारे में पता चलता है। देखो पंजाब के अंदर छोटी-छोटी चीजें होंगी, उनके बारे में हर एक लोकल न्यूज़ चैनल बता देता है। बड़ी चीजें होंगी ना उसको हाइलाइट करके, जब निहंग सिखों का अभी आपने मसला देखा, निहंग सिखों का जो आपसी झगड़ा हुआ 2 पार्टियों के बीच में, जत्थेबंदियों के बीच में, जी तो ये झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा एक गुरुद्वारा साहिब के अंदर जगह को लेकर हुआ। अब उन दोनों पार्टियों का आपसी समझौता था। अब वो आपस में तो तय कर नहीं रही। एक तो जत्थेबंदी गुरुद्वारा साहिब के अंदर है, एक ही बाहर खड़ी है और उन्होंने दूसरी पार्टी ने बीच में पुलिस भेज दी। वैसे तो पुलिस आती नहीं है, जी लेकिन अब वहां पर पहले कैसे आ गई? अब फिर पुलिस वाले जख्मी भी हो जाते हैं। लेकिन कल रात यहाँ पर समझौता भी हो गया। अब रात को समझौता भी हो गया कि निहंग सिखों का और पुलिस का आपस में समझौता हो गया। अब आगे ये मसला सुलझ जाएगा। तो ये जी चीजें हैं कि अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो सरकार आपको पकड़ेगी, अगर आप धर्म के खिलाफ जाएंगे तो धार्मिक जथेबंदियां बोलेंगी। लेकिन जब आप सच के ऊपर चलोगे ना, तो आपको ये चीजों का डर नहीं लगता। जब आपके अंदर से डर निकल जाता है ना, तभी आप सच बोल सकते हो। जब आप डरोगे या लालच के नीचे, लालच के अधीन आकर काम करेंगे ना, तो कभी भी हम कामयाब तो होंगे, लेकिन हम सच नहीं बोल सकते लोगों के सामने। अगर जी 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 एक बड़े पत्रकार का ना मैं उदाहरण देना चाहूंगा सर जी, जिस प्रकार से मैं जी रवीश कुमार जी को देखते हैं, मैं उनको तकरीबन 15 सालों से देख रहा हूँ। पिछले 15 सालों से रवीश कुमार जी को रोजाना देखता हूँ। तो हर बार वो यही बातें करते कि देखो सच बोलोगे ना, जिस समय अपना किसानी आंदोलन चल रहा था तो सारा मीडिया सिखों को आतंकवादी बोल रहा था, विदेशों से फंडिंग आ रही है इनके पास, ये चीजें बोल रहा था। लेकिन रवीश कुमार उस समय वो किसानों की बात कर रहा था अलग से। वो कहता था सरकार को ये नहीं दिखता कि ये जो किसान है नंगे और भूखे प्यासे यहाँ पर बैठे। ये चीजें जब आप दिखाना चाहते हैं लोगों को, तो लोग आपके साथ सच देखना पसंद करते हैं, तो वो सच के साथ जुड़ते हैं। आज अपने पास जी सब्सक्राइबर्स बहुत कम होंगे, अपने पास व्यूज कम आएंगे, लेकिन जब हम धीरे धीरे एक एक सीढ़ी करके चढ़ते ना रोजाना, तो वो कहीं ना कहीं आगे हमें बड़ी मंजिल की तरफ जरूर लेकर जाता है। और आज अगर हम सच बोलते तो आप जैसे इंसान हमें जरूर मिले हैं। देखो हम भी आपका धन्यवाद करते हैं कि आप जैसे जिनका जमीर जागता है, जो लोग सच को देखना सुनना पसंद करते हैं, जो लोग लोगों के सामने सच लेकर आते हैं, वो लोग जब हमारे साथ मिल रहे हैं, तो ये एक छोटी छोटी कड़ियां हैं जो जुड़कर आगे लोगों तक पहुंचेगी। आने वाले समय में लोगों तक हम लोगों को जरूर जागरूक कर पाएंगे कि जो सरकारी है, सरकार होती है ना, हम किसी भी मंत्री को जिता दें, जब वो जीत गया तो वो जी कुर्सी के ऊपर बैठ जाएगा, तो वो कुर्सी का सगा होगा, वो लोगों का सगा नहीं होगा। जब तक वो जीतता नहीं तो वो लोगों का सगा रहता है, लेकिन जिस दिन वो जीत गया तो वो जी अपनी कुर्सी का सगा होगा, वो लोगों को भूल जाता है। और आज भी पंजाब के अंदर यही है। भगवंत मान ने कितने वादे किए थे आप जानते हैं। आते ही भगवंत मान ने जी क्या बिल्कुल किया? अमृतपाल को पकड़ा रहने से लगा दिया ना। अब अमृतपाल के माता पिता अरदास करने गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, तो उनके साथ भी उनको भी रोक दिया जाता है। सिख जथेबंदियों को, सिख संगत को गुरुद्वारे जाने में रोका जाता है। ये पंजाब की घटना है। लेकिन दूसरी तरफ आप शीशगंज साहिब की घटना देखते हैं, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नाकामयाब रही वहां के ऊपर। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जाने वाला जो मसला था, पार्किंग का मसला, 2.5 करोड़ से ज्यादा के चालान कट चुके हैं। और बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक इस मसले का पता नहीं कि वहां पर हमारे चालान क्यों कट रहे हैं, जबकि वहां पर गुरुद्वारे जी की पार्किंग है। गुरुद्वारे की पार्किंग से गाड़ी बाहर निकालते हैं, 20,000 का चालान कट जाता है।
अब ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ ना कि आप गुरुद्वारे की पार्किंग से, हम गाड़ी गुरुद्वारे की पार्किंग में लेकर जाएंगे तो सर के ऊपर उठाकर ले जाओ, सर के ऊपर उठाकर ले आओ गुरुद्वारे से, ये तो कोई लॉजिक नहीं होता। देखो आप सिरसा जी भी वहां पर बैठते हैं दिल्ली के अंदर, एलजी भी है, दिल्ली सरकार है, केंद्र सरकार है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो कोई ना असल में सच की तरफ नहीं जाना चाहता। सभी अपने अपने घपले और लालच के पीछे भाग रहे हैं, मेरे को ज्यादा वोट चाहिए या मेरे को ज्यादा पैसा चाहिए, ये दो चीजें उनके पास। एक मंत्री ईमानदार वो है जो ईमानदार मंत्री वोटों के पीछे भाग रहा है, उसको वोटों का लालच है। लेकिन दूसरा लोभी मंत्री वो है जो पैसों के पीछे भाग रहा है। जिस प्रकार अभी पीछे मनजिंदर सिंह सिरसा जी के ऊपर ये 10,000 करोड़ वाला इल्जाम लगा है, 10,000 के 1200 करोड़ वाला, तो वो घपला देखिए आप कि किस प्रकार कितने करोड़ों रुपए गबन कर जाते हैं और दिल्ली कमेटी को भी पता नहीं लगता, गुरुद्वारे की संगत को भी पता नहीं लगता। और उसी गुरुद्वारा साहिब के सामने कहते हैं कि सिरसा साहिब का एक मॉल है बहुत बड़ा, जहां पर वो पार्किंग बनी हुई है ना गुरुद्वारा सीसगंज साहिब की जी, तो उसके सामने ना एक मॉल बना हुआ है। उस मॉल के अंदर सुनने में पता लगा मुझे कुछ सोर्स बताते हैं कि वहां पर अपने सिरसा साहब जी, मनजिंदर सिंह सिरसा जी, उनका एक बड़ा हिस्सा है उस मॉल के अंदर, इसलिए उस गुरुद्वारा साहिब के सामने जो पार्किंग है उसको बैन करवा के वो चाहते हैं कि जो मॉल की पार्किंग है, जितनी भी संगत गुरुद्वारा सीसगंज साहिब गाड़ी खड़ी करने जाए, मोटरसाइकिल स्कूटर लेकर जाए, तो वो संगत मॉल की पार्किंग में जाए जहां पर आपकी पर्ची लगेगी 50 रुपए की। तो इसके पीछे ये षड्यंत्र चल रहा, मतलब कहना है ये वहां जी, से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। संगत के साथ में शैतानी कर रहे हैं लोग हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखो संगत के साथ में अगर शैतानी करेंगे तो गुरु साहब कभी नहीं बख्शेंगे इन लोगों को, क्योंकि इनकी वजह से अगर संगत का नुकसान हो रहा है या पब्लिक का नुकसान हो रहा है तो ये इनको जरूर मार पड़ेगी कभी आने वाला होगा। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखने में जो आप बात रखते हैं ये बड़ी खतरनाक बातें भी हैं और सच्ची बातें हैं। सच्ची बातें जो है उनको कड़वी लगती है, जिनके अंदर झूठ भरा होता है। आपने सुना हुआ है तो ये सच्ची बात, सच कड़वा होता है, पर हमने इसको ऐसा लिया कि सच कड़वा उनके लिए होता है जिनके अंदर झूठ भरा होता है। सच तो स्वादिष्ट होता है जो सच बोलते हैं, जिनके अंदर सच भरा होता है। तो आजकल की डेट में मैं आपसे चाहता हूँ कि मीडिया कितना जरूरी है। अगर मीडिया अगर देखा जाए पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो किस दिशा में ये सही दिशा में काम कर रहा है या गलत दिशा में काम कर रहा है, आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? देखो ज्यादातर मीडिया के बारे में इतना तो नहीं मैं जानता हूँ, लेकिन जहां तक आज हम जानते हैं, आज का जो मीडिया है वो ना डिजिटल मीडिया आ चुका है, सोशल मीडिया या उसे डिजिटल मीडिया के नाम से आजकल हम जानते हैं। तो डिजिटल मीडिया के अंदर कोई भी कहीं से भी लाइव होकर ना अपनी बातों को सामने ले आता है। कई बार वो कहता है कि यहाँ पर गलत हो रहा है, तो उसको वो एक फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के द्वारा भी लोगों तक साझा कर देता है। लेकिन बात करें अगर हम सैटेलाइट मीडिया की, जो टीवी चैनल्स हैं, तो उनके लिए उनको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ता है। पहले 2 से लेके 3 करोड़ रुपए के अंदर एक चैनल को सैटेलाइट के ऊपर यानी कि किसी डिश या केबल टीवी के ऊपर चलाया जा सकता है। तो पंजाब के अंदर कितने सारे चैनल चल रहे हैं या देश के अंदर चल रहे हैं, तो वो सभी जो अपना करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं सैटेलाइट के लिए, तो उसको भी वो निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न भी वो लेंगे। तो इसलिए उनके पास तो ये चीज है नहीं कि वो लोगों तक पूरा सच पहुंचाएंगे। वो सच दिखाने की कोशिश करेंगे लेकिन परोसेंगे आपके सामने झूठ। वो एक चीज का 100 में से 1 सच्ची खबर दिखाता है मीडिया अपना, अगर आप ध्यान से देखें, आप उसकी रेशो देखना, 100 में से 1 सच्ची खबर होगी और 99 झूठी होगी। 99 झूठी इस प्रकार से हो जाती है क्योंकि वो सारी गवर्नमेंट के हित में चली जाती है कि गवर्नमेंट अच्छा कर रही है। लेकिन जहां पर भी गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने जाती है तो वहां पर गरीबों का नुकसान होता है, आम व्यक्ति का नुकसान होता है। तो ये चीजें जो मीडिया को ना असल में लोगों के सामने लेकर आनी चाहिए, लेकिन वहां पर मीडिया लेकर आ नहीं रहा है। किसानी आंदोलन से मैं इन चीजों को ना बड़ा फॉलो कर रहा हूँ। हमेशा ना वो टारगेट करते हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट करता है मीडिया। मीडिया को चाहिए अपने व्यूज और टीआरपी, जिसको ज्यादा व्यूज, ज्यादा भड़कीला टाइटल, ज्यादा बोलने वाले, ऊंचा ऊंचा जोर लगाकर बोलने वाले लोग होंगे जिसके पास, तो उसका चैनल ज्यादा देखा जाता है। अगर आप प्रेम से बात करोगे, मतलब धीरे धीरे बात करोगे, प्रेम से करोगे अगर आप बात, तो आपको ना बहुत कम लोग देखने आएंगे। वो देखते हैं यार ये तो थोड़ा सा ना बेवकूफ सा है, इसको बात नहीं करनी आती, वो धीरे धीरे बोलता है। मैं फिर से आपको लोगों की थिंकिंग बता रहा हूँ डायरेक्टली कि लोग क्या सोचते हैं इस चीज को। तो मीडिया हमारा ना उसी तरह का हो गया, वो मसाला लगाकर दिखाने लग गया। अब उन्होंने, हमारे लोगों ने थोड़ा सा मसाला देखना चाहा, उन्होंने थोड़ा लगा दिया, अब वो अगले लेवल पर पहुंच गए। अब लोग उससे भी ज्यादा मसाला देखना चाहते हैं, लेकिन उसी के अंदर ना कुछ लोग ये भी जो सच देखना चाहते हैं। असल में अभी लोग सारी चीजों को घूम फिर कर देख रहे हैं।
हर एक जगह पर दुनिया गोल है, जीरो है। कोई इसको चौरस भी बता देता है, कोई इसको चपटी बता देता है, तो उसका भी हम कोई सोल्यूशन तो कर नहीं सकते। देखिए जी, पर गुरु साहब तो कहते हैं कि जी। दुनिया गोल है। ऐसी बहुत सारी दुनिया और है, कितने ग्रह और कितने हाँ, तारे ऐसे हैं जिसको विज्ञान आज खोजने में लगा हुआ है। तो इसी प्रकार से जो हमारा मीडिया है ना, तो उसको सुधरना चाहिए, मतलब आने वाले समय में। यदि वो नहीं सुधरेगा जी, तो वो सैटेलाइट का तो काम ही एकदम से बिल्कुल जो मीडिया का है वो खत्म हो जाएगा। सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, सोशल मीडिया के ऊपर सभी चैनल ये आ चुकी हैं आज के समय में। तो आज के समय में जी, इनको तभी देखा जाता है जब सोशल मीडिया के ऊपर ये सच दिखाना चाहते हैं ना, कोई सच्ची घटना होगी। आप देखना इनके जब कोई असली खबर ये साझी करते हैं, आजकल दबाव बन जाता है सोशल मीडिया के ऊपर। यदि ये सच नहीं दिखाते या अच्छी घटना दिखाने नहीं जाते, तो वह लोग इनके ऊपर ना दबाव बनाते हैं कि तुम तो भाई बिकाऊ मीडिया हो। जिस प्रकार से आपको पता है पिछले समय के अंदर आर वालों का क्या हाल हुआ था। चलो हम किसी का बात तो नहीं करते, पर रिपब्लिक मीडिया की मैं बात करूंगा सिर्फ, उसमें से एक, उसको हम आर वाले बोलते हैं। जी, रिपब्लिक मीडिया वालों का वर्ल्ड कप का फाइनल होना था, यानी कि एक मैच होना था, उसका भी उनको पहले से पता था टॉस कौन जीतेगा, हारेगा कौन। जब बॉर्डर के ऊपर अटैक होना था, देखो बॉर्डर के ऊपर एक स्ट्राइक होनी थी भारत की तरफ से, तो उसका भी उस मीडिया को पहले से पता था, 24 घंटे पहले पता चल चुका था कि हमारी देश की जो फौज है वो पाकिस्तान के उस हिस्से के ऊपर धावा बोलने वाली, जहां पर आतंकवादियों ने ठिकाना बना रखा है। अब ये एक सोचने वाली बात है कि यार देश की सिक्योरिटी का मसला है, देश की फौज कहां पर काम करने वाली है, ये हमारे देश के मीडिया के एक एंकर को 24 घंटे पहले से पता चल चुका है। ये सिक्योरिटी का फेलियर नहीं तो ये क्या है। आज अगर ऐसी चीजें जी, हुई है ना, ये चीजें हमें इजराइल के अंदर और फलस्तीन के अंदर इधर होती हुई दिख रही हैं। वहां पर सिक्योरिटी का फेलियर हुआ जी, ना, जी, तो ये सिक्योरिटी का फेलियर इसी मीडिया के कारण हुआ। हमारी छोटी सी चीज होती है उसको बहुत बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसको ये छोटी सी भी नहीं गिनाते हैं। तो मीडिया का जी, असल बिल्कुल। में रुख ये है कि जो दिखाना है उसको छोटा करके दिखाओ, या जो नहीं दिखाना है उसको बहुत बड़ा करके दिखाओ। तो ये चीजें हैं। नेगेटिव इम्पैक्ट ज्यादा है मीडिया का, 70%। सैटेलाइट मीडिया जो है वो तो 70% नेगेटिव चलता है, लोगों की बात नहीं करता। डिजिटल मीडिया है जो, या सोशल मीडिया है, यहाँ पर ज्यादातर 50% वो लोग हैं जो व्यूज के पीछे भागते हैं, उनको व्यूज चाहिए। क्योंकि डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट के तौर पर शुरू हुआ था, म्यूजिक या हम ले ले कॉमेडी के तौर पर ले ले, या अपनी एक्टिंग के जो स्किल्स दिखाते थे लोग, इन चीजों को लेकर शुरू हुआ था। लेकिन धीरे धीरे सभी जी, न्यूज चैनल इसके ऊपर आने लग गए। पहले एक्टिंग वाले आए, फिर कॉमेडी वाले आए, फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री आई, फिर म्यूजिक इंडस्ट्री आई। जैसे यूट्यूब और फेसबुक सबसे पहले बड़े कंपटीटर थे वर्ल्ड के अंदर। जी, आज इंस्टाग्राम, ट्विच, ट्विटर और बहुत सारे ऐसे आ चुके हैं मार्केट के अंदर। कभी टिकटॉक भी आया था, लेकिन कुछ पायरेसी की चीजें होती हैं जिनके कारण लोगों की जो गोपनीयता उसको ये आगे बेच देते, डाटा बेचते सरकारों के पास। तो उन कारण इनको भी जी, कहीं ना कहीं बैन किया जा रहा है देशों के अंदर। अब सर हम आपसे एक बात जानना चाहेंगे, जैसे जी। आपने तो हमसे बहुत सवाल पूछे, हम आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे कि अमेरिका ने कल भारत के ऊपर एक बयान जारी किया था कि भारत ने अमेरिका के नागरिक को मरवाने की कोशिश की थी। उसके बारे में कुछ जानकारी दीजिए आप हमें, अमेरिका क्यों बोल रहा है ऐसा? देखो, अमेरिका की जो है ना एजेंसियाँ बहुत हाई लेवल पे काम करती हैं। जो भारत की एजेंसियाँ हैं, इन्होंने बहुत मतलब ये इनके सुना जाता है कि ये गड़बड़ करती रहती हैं। भारत ने जो जो निजर का कत्ल हुआ है यहाँ पर इसमें जी। कनाडा में, हम्म। ये भी अमेरिका वालों ने ही बताया उनको ये जो कनाडा वाले हैं उनको भी नहीं बताया है। तो अमेरिका की जो पास में है, जो इतनी हाई लेवल की, वो इनकी जांच रख रही थी ना भाई, कर क्या रहे हैं। तो इन्होंने सारा, इनके पास में सबूत भी है इस चीज़ का। तो इन्होंने बताया भाई, जब ये अभी अभी अखबारों में निकले, जितने अखबार निकले हैं, ये बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी से लिखते हैं। उन्होंने इनको जब अगर ये सच्चे हैं, मतलब भारत वाले, तो हम्म। इनको साथ देना चाहिए खड़ा होगा भाई हम। बल्कि ये आपने देखा भी होगा, जो गोबर मीडिया कहते हैं इसको, हम आरटीआई गोबर वाला नाम मीडिया, है हाँ। उनका। और मैं रिपब्लिक, इसको रविश कुमार बोलते हैं उसको। जी, नहीं नहीं रविश सुनिए कुमार सुनिए, बोलते हैं। गोदी मीडिया हमने इसको गोबर जो मीडिया का नंबर दे रखा है। हाँ आर्या ना रिपब्लिक मीडिया के ऊपर ही आता है, सबसे बड़ा एंकर आजकल उनका वो बन चुका है वो। हाँ, हम इसको गोबर मीडिया बोलते हैं। गोबर में, हाँ। गोबर से निकले हुए हैं ना, बदबू फेंकते हैं सुबह से लेकर शाम तक।
ये इन्होंने इन्होंने खुद माना कि हमने पहले उसको मारा, उसको मारा, उसको मारा, ऐसे इन्होंने आपके सामने देखे इनका सुना हो बयान कि हाँ, हमने हाँ, पहले उसको मारा था, अभी इसको मारेंगे, अभी अगले उसको मारना है। तो बिल्कुल। जब इनको अभी कनाडा की जो कनाडा की सीधी इनके इल्जाम लगा तुमने जब ये मारा है तो ये भी इनके ऊपर इल्जाम लगा तो ये मुकर रहे हैं। जब इनकी वीडियो देख लो आप उठा करके इनको पता है कि जी, इन्होंने जी। जब इन्होंने हाँ करके अभी इनको मुकर क्यों रहे हैं जब इनको इन्होंने खुद बोला है कि हमने पहले मारा है हुँ, ऐसे। तो इनके जो है ना जब ये इनके पास में पूर्ण सबूत भी हैं, ये अमेरिका की जो एजेंसी के पास में सबूत हैं, जो कनाडा की एजेंसी के पास में सबूत है, बल्कि आपको पता होगा अच्छी तरह से कि 5 जो आई कंट्री हैं बोलते हैं इनको, ये 5 कंट्रियों की जो एजेंसियाँ मिली हुई आपस में इन्होंने बैठक भी की, 70 साल में बताते हैं, इन्होंने पहली बार जो है मीटिंग की है 5 मिल करके, उसमें इन्होंने निकाला, इनके पास में पूरे सबूत हैं। अगर इनके इनके पास में सबूत होने के बाद में इन्होंने इल्जाम लगाया, अभी भारत जो है ना ये किधर जाएगा? तो इनके पास जो है ना जब अगर भारत सच्चा है, भारत की हुँ, एजेंसी सच्ची है, तो हुँ, ये हुँ। सबसे बड़ी जो है ना अजीत डोभाल है, ये सबसे बड़ी मुसीबत की जड़ है। ये जो है ना अंदर खाते पता नहीं क्या-क्या करते रहते हैं। अगर इन्होंने देश का बेड़ा गर्क कर दिया है, तो अगर ये सच्चे हैं, तो खुल के सामने आ जाएँ। भई हमारे पास में अगर तुम सच्चे हो तो ये इंक्वायरी कराएँ खड़ा करके। तो इसका मतलब अगर ये पीछे हट रहे, इसका मतलब झूठे और बेईमान लोग हैं ये। तो इनकी वजह से आज भारत नीचे इनकी वजह से भारत का नाम पूरे उसमें विश्व में बदनाम हो रहा है। तो एजेंसी की वजह से और ये अजीत डोभाल, मोदी और ये जितने भी हैं ना सारे के सारे, तो इनकी वजह ये निकम्मे और एक नंबर के मतलब देश का बेड़ा गर्क कर दिया ना, पर इनकी असल वजह में से ना ये काम हुआ आज। असल में ये लोग ना हिंदू राष्ट्र के झंडे के नीचे ले चल रहे हैं एक दूसरे को लेकर। ये ना आरएसएस के कंट्रोल में आ चुका है असल में आज के समय में देश है। बीजेपी के मंत्री देख जी, लो आप, ज्यादातर तो वो रंडे हैं, किसी की शादी नहीं हुई, रंडे बोलते हैं इनको, हम तो अगर जिनकी शादी नहीं, वो तो रंडा ही हुआ ना। और दूसरे वो हो गए जो कच्चे बनियान वाले हैं, नागपुर के अंदर जिनको तैयार किया जाता है ना, रगड़ रगड़ के मसाला लगाकर उनको कच्चे चड्डी में तैयार करते हैं, फिर वो टोपी पहना देते हैं सर के ऊपर। और जो सिरसा था वो भी जी, वहां से निकला था, मोदी भी वहीं से आ गया, अडानी अडवाणी भी वहीं से आया था। अगर इनका इतिहास देखता हूं मैं, तो सरकारों का जो इतिहास है ना वो ज्यादातर मैला ही रहा। कांग्रेस थी, उसने भी देश बेचना चाहा था, ये आई, इन्होंने भी बेचना चाहा, आम आदमी पार्टी आई, वो भी ऐसा ही कर रही है। मतलब कि ये सारे हो तो कुर्सी के जाते हैं, लेकिन इस समय ये जो सरकारें हैं, इनके जो मंत्री हैं, ये एक ग्रुप को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब हिंदुत्वी हो रहे हैं ज्यादातर। ये इसमें पहले देखो उनका 70 भी आप शायद इनकी हिस्ट्री जानते हो अच्छी तरह से। ये भारत ये जो ब्राह्मण जिनको बोलते हैं, हम्म, ये विदेश से आए हुए लोग हैं, इन्होंने भारत के ऊपर कब्जा किया हुआ है। मैंने एक बार सवाल भी खड़ा किया था कि जो दरबार साहब पर हमला हुआ था 1984 में, हम्म, ये मिलिट्री होती है, ये मिलिट्री का जो काम होता है वो दूसरे देशों के हमलों को रोकने के लिए होता है। और बिल्कुल देश बिल्कुल। के ऊपर किसी भी देश के धार्मिक उस पे हमले करते हैं तो इसका मतलब है कि मिलिट्री का कब्जा किसी के ऊपर है, मतलब मिलिट्री के ऊपर किसी और का कब्जा है। तो भारत की भी मिलिट्री है, पुलिस है, इनके ऊपर कब्जा ब्राह्मणों का है, ब्राह्मण विदेशी है। ये डीएनए के हिसाब से जो 2001 में रिपोर्ट आई थी उसमें स्पष्ट हो चुका है कि ये भारत के नहीं है। तो इन्होंने मिलिट्री को जहां मर्जी यूज कर सकते हैं। तो जैसे ही चल रहा है मतलब भारत का जो हालात बने बने हैं, तो जी, ये मैं एक और भी ऐड करना चाहता हूँ इस बात को कि जैसे हालात फिलहाल बने हैं, जी, इनके कारण सिर्फ ये मोदी है और योगी है, ये सब के सब जो है ना। दूसरी बात जो आपने हिंदू राष्ट्र की बताई है, हुँ, हिंदू राष्ट्र का क्या है कि ये करना चाहते हैं। भारत जो है ना 3000 साल गुलाम रहा, आपको अच्छी तरह पता होगा। 3000 साल में इनकी मत मारी गई थी, जो शूद्र बोलते हैं जिनको, हुँ, इनकी हुँ, जो है ना इनकी शूद्र को पढ़ाई से भी बच्चे वंचित कर रखा लोगों ने, जो पढ़ाई से भी पैसे से भी सब कुछ वंचित कर रखा। तो इन्होंने मलाई खाई उस वक्त और इनको जी जी करके बोलते थे सबके सब, क्योंकि इन्होंने रास्ते से भी बंद कर दिया था इनका। तो वो चीज इनको खलती है अभी, मतलब इनको चीज दुखती है कि ये जो सामने होकर के शूद्र जो है दाढ़ी में रखते भी हैं, पगड़ी बांध कर घूम रहे हैं, इनको सब पता है सबको। ये जो जो सिख बने हैं ये तकरीबन जी, तकरीबन 90% सिखों से बने हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि ये तो बादशाह बन के बैठे हैं, ये भिखारी बन के बैठे हैं सामने। तो इनको ये चीज दुखती है कि इन्होंने तो कोट पैंट पा ली है, ये बड़ी भाई बादशाह बन के बैठे। तो ये उस चीज को गुलाम वापस लाना चाहते हैं, उसी चीज को फिर से गुलाम बनाना गुलाम चाहते हैं। गुलामी की तरफ ये तो बढ़ना चाहते हैं। हाँ, तो गुलामी की तरफ ले जाकर के क्या करेंगे, अभी एक इनका स्लोगन है, आप आपको इस तरफ ये प्रकृति का नियम है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। पैसा भगवान भरे। साहब कहते हैं कि आपे बीज आपे ही खा। तो जैसा बीजेंगे वैसे खाएंगे। तो इनके गुरु का एक स्लोगन है कि विनाश काले विपरीत विपरीत बुद्धि, जो बुद्धि। इनका गुरु घंटाल है, जी, जी। उसका स्लोगन है कि जो
शंकराचार्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत अभी बुद्धि। विपरीत बुद्धि का मतलब होता है जो इंसान झूठ बोल रहा है, बेईमानी कर रहा है, छल कपट कर रहा है, दुराचार कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, या मतलब देश को खराब कर तरफ ले जा रहा है, उसको कहते हैं विपरीत बुद्धि में काम करना। अभी जब ऐसे इंसान काम करेगा, जिसमें आपने शायद उसके बारे में जानकारी होगी, केजरीवाल ने एक बात बोली थी कि जब से इसमें भारत के अंदर 65,000 दंगे कराए हैं आरएसएस ने, ऐसा सुना जाता है, उसने बोला था। तो जब ये दूसरों का नुकसान पहुंचाएंगे तो कैसे राज करेंगे? जब ये खुद सही बात। ही की बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी दिशा विपरीत में जा रही, तो इसका मतलब इनका विनाश पक्का है। और ये सिख राज जो है, गुरु साहब ने कहा था कि ये राज करेगा खालसा, तो ऐसे नहीं कहा, उसके पीछे राज है। तो राज तो जब राज करेगा, तो फिर ये जब बुराई ज्यादा आएगी तभी सच्चाई सामने आएगी। आपने देखा होगा अभी जो कोरोना काल आया था, कोरोना काल जी। में पूरे सिस्टम को हिला कर रख दिया, चाहे वो बिल्कुल। ठीक था या जैसा था। लोगों की लेकिन पोल खोल सिखों दी की उसने। जो अच्छाई है, ये जो सिखों की जो अच्छाई है, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर सामने नजर आएगी। बिल्कुल। यानी कि बुराई के सामने टक्कर खड़ी कर दी सच्चाई की और ईमानदारी के। तो सिख जो है ना, सिखों को ये गुरु की तरफ से वरदान भी है, और ये सिख के अंदर ताकत भी है कि वो राज कायम करेंगे। तो ये सिख राज का जब ये जो हिंदू राष्ट्र में जो दंगे करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो सिख उभर कर ऊपर आएंगे, और जो भारत के जो गरीब हैं, जो मजलूम हैं, वो सिख बनेंगे। तो ये इनका जो खात्मा वो पक्का है। क्योंकि मैं कई बार पीछे भी इसमें बोल रखा कई बार कि जो मोदी है और योगी है, ये हिंदू राज के आखिरी सम्राट हैं। इनके बाद में इनका राज खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये खुद ही खत्म करेंगे। बिल्कुल ये सही सिख बात है जी राज आपकी। मतलब ये जब मेरे तक को सिखों कोई को बोल रहा साथ था, लेकर चल रहे हैं ना। जी, जी। मेरे को एक ना पाकिस्तान के लड़के ने क्वेश्चन किया, आप खालिस्तान बनाना क्यों चाहते हैं? अरे हम खालिस्तान नहीं बनाना चाहते हैं, ये खुद बनाना चाहते हैं, ये खुद बना के देंगे हमें खालिस्तान भाई। वो कहते हैं कि तुम मतलब हम तुम्हारे साथ में रहने के लिए राजी नहीं है, मारते हैं, काटते हैं सिखों को, तो फिर कौन रहेगा इनके साथ में? तो ये खालिस्तान भी खुद बना के देना चाहते हैं, इसलिए ये सिखों के साथ में जो है ना ऐसा बर्ताव रखते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ इसमें कि जो मीडिया है, अगर मीडिया सही रोल निभाएगा, तो ये बहुत जल्दी इसमें सामने आएगा खालिस्तान का। जी। बिल्कुल। मीडिया अगर अच्छा रोल निभाता है, तो मीडिया ये जो नेगेटिव किरदार लोगों का दिखाता है बनाकर, अगर बंदा कोई सही काम भी करता है तो भी उसको ये नेगेटिव दिखाते हैं। जब मतलब ऑक्सीजन के सिलेंडर बांट रहे थे ना कहीं पर भी पूरी दुनिया के अंदर, तो हमारा देश का जो मीडिया था ना, तो उसने दिखाया, ना किसी और दूसरे देश के मीडिया ने दिखाया कि सिख अच्छा काम कर रहे हैं। ये केवल हमारा सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया जिसे हम बोलते हैं, वो दिखाता है। लेकिन जो चीजें मीडिया को दिखानी चाहिए थी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, कि इन लोगों के अंदर अच्छाई देखो तुम इनकी, कि ये अपना घर छोड़कर दूसरों का घर बचाने के लिए पहले निकले हुए। बीमारी तो सभी के ऊपर गिरी थी जी। ना, पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन ये तो फिर भी अपना घर छोड़कर दूसरे पड़ोसी का घर बचाने निकल गए थे। दिल्ली के अंदर अस्पतालों में बेड खत्म हो गए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, तो दिल्ली के अंदर भी सिख संगत ऐसे निकले, देखो अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उनके पास कोई गोदाम है तो वहां पर भी भाई लिटा दो, वैन्स भी उनके लिए भेज दी। गुरुद्वारों के अंदर भी कितनी स्टेट्स के अंदर, गुरुद्वारों के अंदर उन्होंने वो हाल बनाए थे जहां पर मरीजों को रखा जाता था ऑक्सीजन सिलेंडर देकर। तो ऑक्सीजन सिलेंडरों का भी लंगर लगा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर, और उनके साथ जो बीमार व्यक्ति था उनके परिजन भी थे, बहुत सारे लोग थे। जरूरी नहीं था सभी को, उस समय कोविड हुआ था और बहुत सारी बीमारियां भी थी, चल रही थी, छोटी छोटी बीमारियां तो सभी को होती थी। लेकिन उन बीमारियों के इलाज के लिए भी घर वाले तो साथ में आते हैं ना। अगर किसी की लात बांह टूट गई, किसी का हाथ कट गया, किसी को कुछ ट्रोमा हो गया, किसी प्रकार की कोई बीमारी हो जाती, तो उनके परिवार वालों के लिए भी खाना लेकर पहुंचते। तो मतलब ये था कि सिख एक अच्छाई दिखा रहे थे पूरी दुनिया को। लेकिन जो देश का मीडिया था ना, वो फिर भी वहीं पर यही दिखा रहा था, यहाँ इतने हजार केस आ गए, यहाँ इतने हजार केस आ गए। मतलब मीडिया लोगों को सच दिखाना नहीं चाहता। जब तक लोग सच देखना पसंद नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ इन लोगों को देखना छोड़ दो। जब आप इन लोगों को देखोगे नहीं, तो इनके नंबर नहीं बढ़ेंगे। जब इनके नंबर नहीं बढ़ेंगे, तो ये सच की तरफ दौड़ेंगे। सरकार को तभी ये छोड़ेंगे जब मीडिया हमारा असली जो किरदार है, वो अपना असली किरदार निभाएगा, असली रंग दिखाएगा लोगों को, कि मीडिया की पावर ये होती है। मीडिया लोगों की भलाई के लिए, लोगों का सच सामने लाने के लिए है। सरकार जो घपला कर रही है उसको दिखाने के लिए, सरकार लोगों के साथ कोई विश्वासघात कर रही है उसके खिलाफ हम बोलेंगे। तो वो आवाज एक मीडिया है, मीडिया एक पिलर है दोनों चीजों के बीच में संबंध कायम करने का, कि ये लोग हैं और ये सरकार है। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों की बात कौन करवाएगा?
मीडिया सरकार कुछ बोल रही है तो लोगों तक कैसे पहुंचेगी? वो मीडिया के द्वारा। अब लोग कुछ चाहते हैं, वो सरकार कुछ अलग कर रही है, तो ये दोनों का जो क्रॉस कनेक्शन होगा तो वो बनेगा तो मीडिया के थ्रू। लेकिन आज का जो मीडिया वो जी क्रॉस कनेक्शन बनने नहीं दे रहा। वो कहता है कि नहीं, हम सरकार की बात सीधी तुम्हारे तक रखेंगे, लेकिन तुम्हारी बात रिटर्न में सरकार के पास नहीं लेकर जाएंगे। तो मीडिया को ये जी चीजें जी छोड़नी चाहिए। आदान प्रदान उसको दोनों तरफ से करना चाहिए, बराबर का करे। देखो, अगर तुम सरकार का खा रहे हो तो लोगों ने तुमको बनाया है, लोगों के लिए तुम आए हो। केवल सरकार अगर कुछ कर रही, तुम सरकार की सारी चीजें दिखाओगे, सरकार की बात करोगे, तो तुम्हें हम देखना छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। रवीश कुमार जी इस्तीफा देकर आए थे, पूछिए कितने और पत्रकार जिन्होंने जो नहीं दिखाना चाहते थे गोदी मीडिया की बात, वो सारे छोड़ चुके हैं ना चैनल। आज अगर बम वहां पर इजराइल के अंदर गिरता है ना, तो पकड़ते यहाँ पर रवीश कुमार और उसके जैसे पत्रकारों को है। अब ये जी लॉजिक जी नहीं समझ आता कि यार रवीश कुमार और उसके जैसे जो पत्रकार हैं वो इजराइल के ऊपर कैसे हमला करवा रहे हैं। अब वो कहते हैं कि कुछ पत्रकार थे, उनका नाम तो नहीं मुझे पता, लेकिन हाँ, वो रवीश कुमार जी की जान पहचान वाले, मतलब कुछ दोस्त मित्र थे, तो वो सारे उन्हीं के साथ जान पहचान रखते थे, सारे सच्चाई की आवाज उठाते थे। तो अब केंद्र सरकार ने क्या किया, उन लोगों के ऊपर टाडा लगा दिया, किसी के ऊपर एनएसए लगा दिया, किसी के ऊपर यूएपीए लगा दिया और बोला कि चाइना को भारत के डॉक्यूमेंट्स बेच रहे थे। करोड़ों रुपए के अंदर इन्होंने सौदा कर दिया चाइना को भारत के डॉक्यूमेंट्स बेचने के लिए। निकला उसमें कुछ भी नहीं। 3 दिन के बाद उनको फिर छोड़ना पड़ा, कोई सबूत नहीं था, कुछ नहीं था। केवल उनको वो डराना धमकाना चाहते थे, इनको डराओ धमकाओ, ये हमारे खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो हमारे देश के अंदर आजकल जी ये हालात बन चुके हैं, जो सच की आवाज उठाता है लोग उसको सपोर्ट कम करते हैं। ये भी उम्मीद करते जी हैं जी कि लोग सच बोलने वाले को भी सपोर्ट जरूर करें। जी जी नहीं, जो इसमें विनाश काले विपरीत बुद्धि जो लिखा था ना, जब इंसान अभी क्या हालात चल रहे हैं, जो सच बोलता है उसको नीचे तो जेल में ला देते हैं या मरवा देते हैं। हम्म, जब इंसान के पास में कोई सलाह देने लायक नहीं बने बचेगा, जब इंसान को कुछ टोकने वाला नहीं बचेगा, तो उसकी बुद्धि जो है कौन उसको सुधारे करेगा। तो जब मतलब इंसान का जो है ना, नजर ऊपर ठीक अगर सुल्तान गाँव कराएगा, धर्म अंगन भीग न पाएगा, तो फिर वो जब है ना, जब उसकी नजर घूम जाती है ऊपर वाहिगुरु की, तो फिर वो नए जो बड़े बड़े सुल्तान भी मिट्टी मिल जाते हैं, फिर उनको भीख भी नहीं मांगी मिलती है, तो ऐसे हालात में पहुंच जाएंगे। जी। क्योंकि जो सच्चाई को दबाने की कोशिश करता है, सच उसको ऐसा दफन करती है कि दुनिया में आजाद करते हैं। जो आपने ये सर पानी का इसमें ऑक्सीजन का जिक्र किया आपने यहाँ से, जी। अभी ऑक्सीजन में आपने शायद देखा होगा, जो दुबई से बहुत सारे ट्रक भर के आए थे ऑक्सीजन के, तो हम्म, यहाँ के ड्रामेबाजी क्या चल रही थी, उनपे जो है ना अडानी के उस पे पोस्टर लगा दिए, इसके ऊपर मतलब इतने निकम्मे इतने मतलब दूसरे के उसके ऊपर भी अपना नाम भाई तुम्हें इतना नाम चल रहा है अडानी अंबानी का, फिर भी मतलब इतनी जी जी। मतलब अंदर से भूखे हैं, अंदर से भिखारी हैं, तो इनके मतलब कुछ नहीं। तो मैं लास्ट में सवाल करूँ आपसे ये कि मीडिया, जब अब तक तो हमने मीडिया की बुराई की बात रखी, मीडिया की हकीकत बात रखी, मतलब बुराई भी नहीं कह सकते इसको हम, बुराई उसको कहते हैं अच्छा, जो हम उसके एक बुराई बात हम बताना उसको चाहूंगा। देखिए क्योंकि सिंह साहब, मैं जी आपको ना एक बात बताना चाहूंगा। आप मुझे कहते हैं ना, आप गुरुद्वारों के बहुत मतलब कमेटियों के खिलाफ बोलते हैं। कमेटियों की मैं ना आपको एक सच्चाई बताने वाला हूँ। अब गुरपुरब आ गया है, देखो गुरु नानक देव जी का आज गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिहाड़ा है, ठीक है। तो 3-4 दिन बाद 27 तारीख को गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब है। अब सबसे पहली एक बड़ी नाकामयाबी हमारी ये देखो कि हम हर साल हमारे गुरुओं के, पीरों के, देवी देवताओं के भी, सभी के ये जो दिन दिन तय होते हैं ना कि प्रकाश दिहाड़ा इस तारीख को हुआ, इस बार अगर 27 को आया तो अगले साल देखो कैलेंडर उठा के 27 को है ही नहीं, तो ये गायब कर देते हैं। सबसे पहले तो हमारे ये विद्वान है, इनको पकड़ना चाहिए कि तुम इतने इतने बड़े विद्वान हो, इतनी जथेबंदियां हैं, इतने बड़े जथेदार बन चुके हैं कमेटियां, लेकिन फिर भी ये हमारा कैलेंडर के अंदर एक दिन नहीं तय कर सकते इंटरनेशनल तौर पर कि आज के दिन ये तारीख हमेशा के लिए रजिस्टर की जाती है। अगर पुराने समय में तारीखों जी का फिर बदल था, नहीं पता लग रहा था, तो ना पता लगता, कोई बात नहीं, लेकिन आज के समय में आप तय तो कर सकते हैं ना। एक लोग ये सिखों के लिए रहत मर्यादा क्या होती है, गुरुद्वारे की कमेटियां ये तय नहीं कर पाती। गुरुद्वारे के प्रधान चुने जाते हैं, किसी आम व्यक्ति को पूछा जाता है, कभी नहीं पूछते। केवल वहीं पर जो काम करने वाले 2-4 लोग होते हैं ना सीनियर से, उनको लेकर खुद ही प्रधान चुन लेते हैं। अकाल तख्त संघ का जथेदार चुना जाता है, तो वो भी बाहर चुन लेते हैं, किसी सिख को नहीं पूछते, किसी संगत को नहीं पूछते। अब वोटें बना रहे इसलिए क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, इसलिए बना रहे, वरना इनको एसजीपीसी को सरकार का किसी का डर नहीं था। अब कुछ सरकार के जी बंदे इन लोगों की धांधली के खिलाफ हैं। वो कहते थे कि पीटीसी का
काम चल रहा है, पीटीसी केवल गुरबानी बेच रहा है। पीटीसी वाले इतने मतलब वो गलत बंदे थे ना, मैं आपको बताऊं कि अगर पीटीसी से चलते हुए लाइव का लिंक कोई अपने किसी और जगह पर चला देता तो उसका चैनल टर्मिनेट करवा देते थे एक ही बार में, क्योंकि एक ही बार में एक क्लिप डाल दोगे आप लाइव तो उसके 2-3 पार्ट भी आपने बना दिए तो वो तो आपका टर्मिनेट करवा ही देंगे। 3 स्ट्राइक लगी तो आपको टर्मिनेट करवा देंगे। तो एसजीपीसी के ना कुछ बंदे थे जो एसजीपीसी को चलाना चाहते थे सही तरीके से। अब वो चाहते थे कि चैनल बने एसजीपीसी का भी अपना, लेकिन पीटीसी वाले उनका चैनल हर बार टर्मिनेट करवा देते थे स्ट्राइक देकर, क्योंकि वही कंटेंट अच्छा जी। पीटीसी के ऊपर पहले से लाइव चल रहा है। अब उसको अगर कोई दूसरा चैनल चलाता है ना यूट्यूब के ऊपर, अब सरकार कह देती है कि इसको कोई दूसरा चैनल चलाए यूट्यूब के ऊपर। उसका लॉजिक ये, यूट्यूब की अपनी एक पॉलिसी है, देखो सरकार अपनी पॉलिसी के तहत चल रहा है, लेकिन यूट्यूब अपनी पॉलिसी के तहत चल रहा है। यूट्यूब कहता है कि आप किसी की चीज डाल नहीं सकते उठाकर बिना उसकी परमिशन के, और दूसरा ये कि आप कोई और चीज डाल रहा है सेम चीज को आप उसी समय उठाकर नहीं डाल सकते, उसको वो मिसलीडिंग बोलते हैं। तो उसके अंदर क्या हुआ कि जब उन लोगों ने एसजीपीसी के ना कई बार उन्होंने चैनल बनाए, हर बार जितनी बार वो बनाते थे पीटीसी वाले सामने से स्ट्राइक लगा देते, 3 स्ट्राइक लगती वो चैनल टर्मिनेट हो जाता एक ही दिन के अंदर। तो इस प्रकार से इन्होंने ना एसजीपीसी के बहुत सारे चैनल जो गुरबानी के लिए, गुरबानी प्रचार के लिए इन्होंने बनाए थे, तो वो टर्मिनेट हो गए। इसके बाद अब ये सरकार बदल गई। जब सरकार बदल गई तो अब इन्होंने तो डंडा दे ही दिया पूरा कि अब एसजीपीसी अपना अलग चैनल चलाए। आज के समय में एसजीपीसी डिजिटल मीडिया के ऊपर तो चला रही है, लेकिन मुद्दा ये कि उसको वो तो कभी भी पावर रखते ना अपने पास टर्मिनेट करने की, क्योंकि आप देखोगे तो पीटीसी के ऊपर चल रहा है लोगो लगकर एसजीपीसी का, और एसजीपीसी चला रही है यूट्यूब के ऊपर, लेकिन वो दोनों ही चैनल सेम चीज को चला रहे हैं। अब कल को अगर दोनों की लड़ाई होती है, ज्यादा कंटेंट तो पीटीसी के पास है, पीटीसी तो कहीं पर भी जाके सिद्ध कर लेगा। वो कानूनी लड़ाई है, लेकिन वो लड़े बाद में। लेकिन मैं इसके संबंधी एक और चीज शेयर करना चाहता था कि गुरपुरब आ गया है। दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ना एक लिस्ट जारी की कि हमें ये चीज की रसद की जरूरत है गुरु नानक साहिब जी के प्रकाश पुरब के ऊपर। तो मैं आपसे डेट वाली बात कर रहा था कि हमारे ये जथेबंदियां जो है डेट नहीं फिक्स करती, हर साल आगे पीछे हो जाता है कि नहीं होता है। देखो आप भी मानिए कि आप भी सिख है, आप इस चीज को मानते हैं, कभी सोचा आपने कि क्यों होता है? आप जानते हैं इसका कारण क्या है? जी, जो हिंदू विक्रमी कैलेंडर है ना, उसका ये लफड़ा उसका है। अगर ये नानक साहिब जो कैलेंडर निकला था, जो सरदार पुरवाड़ ने बनाया था, उसमें अगर उसमें सारी डेट फिक्स की गई हैं, अगर उसको हूबहू चालू कर देते हैं तो ये सारे डेट फिक्स हैं। तो ये जो विक्रमी कैलेंडर है हिंदुओं का, इसकी वजह से ये लफड़ा खड़ा होता है, क्योंकि इसमें आगे पीछे ये जान के करते हैं या उनको ऐसा सुना जाता है कि चांद जो है ना उसके हिसाब से वो उसको डिसाइड करते हैं, उसका हिसाब बताओ। लेकिन जो नानक साहिब कैलेंडर है वो सूर्य के हिसाब से है, वो दिन एक भी पीछे आगे नहीं होता है, उसका बिल्कुल डेट उसकी फिक्स है। तो उसको चलाना पड़ेगा, नहीं तो ये इन्होंने जो इनके अंदर हिम्मत नहीं है सिखों के अंदर, जो उसको मतलब ये गारंटी से कहते भाई हम आज के बाद नानक साहिब कैलेंडर के ऊपर चला, कि आधे तो इनके बीच में ऐसे फंसे हुए जो मतलब एजेंट बैठे हैं इनके अंदर बीच में। तो इतना है कि मतलब ये अगर नानक साहिब कैलेंडर हूबहू चल पड़ता है, चला देते हैं, तो उसमें बिल्कुल डेट वही आएगी जो इस साल आएगी। जी चलो हम तो यही चाहते हैं कि चलो चला दें। ये मेरे को तो बहुत गुस्सा लगता है कि हर बार हर महीने तरीके ये ना बदल देते हैं। दिवाली की, दशहरे की भी आगे पीछे होती है, तो हमारे गुरुओं के भी शहीदी दिहाड़े, प्रकाश दिहाड़े, गुरुतागति दिवस, इनकी भी हर बार आगे पीछे। तो रेलगाड़ी चल रही है, कभी आगे लेके कभी पीछे। अब इसी तरह का नया मसला जो है आज ही जो कल निकला है दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी का। दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अंदर उन्होंने लिस्ट निकाल दी कि यहाँ पर दाल इतनी लगेगी, चीनी इतनी लगेगी, सिलेंडर इतने चाहिए, पानी इतना चाहिए, मीठा पानी इतना चाहिए, शक्कर इतनी चाहिए, गुड़ इतनी चाहिए। अब कमेटी के पास पैसा नहीं है, सोचो गुरुद्वारे की कमेटी के पास पैसा नहीं है ये रसद खरीदने के लिए। कमेटी ने लेटर जारी कर दिया है वहां के हेड ग्रंथी के नाम, हेड ग्रंथी के प्रेमियों की। अब जो गुरुद्वारा साहिब के अंदर हेड ग्रंथी है, उनके कुछ खास सज्जन प्रेमी है जो वहां पर जाकर माथा टेकते, चढ़ावा देते हैं। अब ये जो सेवा है उन प्रेमियों से ली जाएगी, बल्कि जो सेवा गुरुकुल के ऊपर कमेटी को अपने तौर पर करनी चाहिए थी ना, सारी रसद पानी, गुरुद्वारा साहिब की जो कमेटी है, सारी संगत वहां पर जाकर दान पैसा दे रही है गुरुद्वारा साहिब में, जाते माथा टेकते, कितना दान पुण्य करते हैं गुरुद्वारा साहिब में, दसवंध भी देते हैं। और वहां पर अब गुरुद्वारा कमेटी के पास पैसा नहीं है अपने लिए, अब लंगर लगाना है गुरुपुरब के ऊपर, तो गुरुपुरब के ऊपर लंगर लगाने के लिए कमेटी के पास क्या पैसे की कमी हो गई? अब गुरुद्वारा साहिब के नाम से वो लिस्ट जारी कर देते हैं कि
चने की दाल मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ जरा, ऐसे तो थोड़ा ना जी पॉइंट मतलब खराब हो जाता है। पहले आप ये सुनिए। दूध, खीर और चाय के लिए हेड ग्रंथी साहिब के प्रेमी की ड्यूटी लगाई जाती है। दही सपरेटा हेड ग्रंथी प्रेमी के लिए, हेड ग्रंथी और साथ में लिखा है प्रेमी से, प्रेमी की तरफ से सेवा की जाए। हेड ग्रंथी साहिब के जो प्रेमी है उनसे ये सेवा ली जाए, ये लिख रहे हैं। अब मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के पास है पैसा नहीं है, बहुत गरीब हो गई है कमेटी, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, उसके पास पैसा नहीं है गुरुद्वारा प्रबंध चलाने के लिए, लंगर लगाने के लिए। तंदूर के लिए कोयला चाहिए 3 किलो, ये भी किसी प्रेमी की ड्यूटी लगाई गई है। मीठे पानी का टैंकर चाहिए, ये भी प्रेमी की ड्यूटी लगाई गई है। पेपर गिलास चाहिए, हेड ग्रंथी साहिब के जो प्रेमी है वो इसकी ड्यूटी निभाए। प्याज, टमाटर, अदरक, चावल, गोल्डन छोला, गोल्डन वाले बोलते हैं ना, जो गोल्डन चावल होते हैं, सेला चावल उसको बोलते हैं। जी और लेबर 5 सुबह और 5 शाम को, पानी की पेटी 100 पेटियां पानी की, 5 लेबर वाले सुबह और 5 शाम को चाहिए हमें, और 100 पेटी गिलास चाहिए साथ में, 30 पेटी बोतलें चाहिए हमें पानी की। ये भी ड्यूटी गुरुद्वारा साहिब के प्रेमी की है। इस मूली है 500 किलो, वो गुरुद्वारा कमेटी स्वयं लेकर आएगी। और दूसरी इसमें आइटम है, दूसरी कोई आइटम है ही नहीं, बस आलू, प्याज, टमाटर, अदरक। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक और मूली, ये 5 चीजें गुरुपूर्व के अंदर गुरुद्वारा कमेटी लेकर आएगी। और बाकी गुरुपूर्व के अंदर जितना भी सामान होगा, पानी से लेकर बोतल तक, मजदूर तक, पानी का टैंकर, जो बड़े बड़े पानी के टैंकर हैं, और चने की दाल, चावल, सेला चावल, ये जितनी भी चीजें, वो सारी गुरुद्वारा साहिब का जो ग्रंथी है ना, मेन हेड ग्रंथी है गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का, उस व्यक्ति के जो खास सज्जन है प्रेमी, वो लेकर आए, वो दान करें। एक तो यहाँ पर वो जी मनमत चला रहे हैं अपनी, ठीक है, एक तो मनमत चला रहे हैं कि केवल जो हेड ग्रंथी है वही मुख्य बंदा है वहां पर, और फिर उसके कुछ साथ मतलब खास व्यक्ति हैं। अब ये खास किस प्रकार से, मेरे से आप ये भी सुनिए। गुरुद्वारा शीशगंज साहिब का मसला मैं आपको बताता हूँ। गुरुद्वारा साहिब के अंदर जहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने जिस जगह पे शहीदी दी थी, जहाँ पर वो एक दीवार बनाई हुई, भोरा साहिब बना हुआ है, ठीक है, तो उस जगह के जी ऊपर कपड़ा मारने के लिए एक बीबी जी आती है। वो बीबी जी वहां पर कपड़ा मारने का 10,000 रुपए देती है कमेटी को। पॉइंट सुनना आप अभी कपड़ा ये मारने चीज। हाँ, कपड़ा मारकर सेवा करने का। अब आप ये कहोगे कि ये क्या लॉजिक हुआ कि मैं सेवा करने जा रहा हूँ, 10,000 रुपए देकर सेवा कर रहा हूँ वहां पर। सोचो क्या लॉजिक है, सुना कभी सोचा आपने? अभी बड़ा अजीब अजीब 10,000 वो का सर जानकर लॉजिक, मेरे पास। सुनिए 10,000 का जी लॉजिक ये कि वहां पर जितनी भी संगत जाती है, उस वो बीबी जो कपड़ा मारती है ना, वहां पर सेवा करती, तो उसको देखकर लोग वहां पर 10-10, 20-20 रुपए दे देते हैं। जैसे मंदिरों के अंदर जाते हैं ना, हम भिखारियों को दान देते हैं 10-10, 20-20 रुपए का, तो इस प्रकार से एक तो हमारी जो संगत है वहां पर इन लोगों को 10-10, 20-20 रुपए दे रही है। अब वो बीबी 10,000 रुपए इसलिए वहां पर देती कि रोजाना उसकी ड्यूटी लगी रहे, किसी और की ना लगे। वो महीने का 10,000 तो रुपए दे रही है वहां पर सेवा इसका करने का। मतलब तो ये है कि वो फिर वो 20,000 रुपए कमाते होगी वहां से। 20 क्या, 1.5, 2 लाख रुपए महीने का कमा रही है वो, उसके लिए 10,000 क्या यही चीज है? है इसके हाँ, अब पीछे सुनिए, लॉजिक फिर यही है। इसके पीछे लॉजिक ये है। अब दूसरा है गुरुद्वारा साहिब का जो हेड ग्रंथी साहिब है ना, जब वो कथा करते हैं ना, तो वो उस कथा से पहले कोई खास बंदा उनके मतलब मैं चले गया कि बाबा जी मेरे पास ये दिक्कत परेशानी है, मुझे इसका कोई सोल्यूशन चाहिए, सोल्यूशन बताओ। अब हेड ग्रंथी साहब है, ये तो मानना ही पड़ेगा कि उन्होंने गुरबानी पढ़ी है, उनको सारा ज्ञान होगा, इसीलिए वो हेड ग्रंथी है। अब वो तो गुरबानी के मुताबिक उसका सोल्यूशन बताएंगे। मैं उनसे सोल्यूशन पूछने गया, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको ये सोल्यूशन बताता हूँ। उन्होंने कहा कि आप ऐसा करना, इतना चढ़ावा चढ़ा देना। अब वहां पर जो बंदा गया ना, वो खास कैसे बनता है, वो कहता है पापा जी आप ना, मैं आपको, आप जो कहेंगे मैं वो काम कर दूंगा। आप जब कथा चल रही होगी ना, वहां पे शीशगंज साहिब की कथा कर रहे होंगे, तो उस कथा के अंदर आप मेरा नाम ले दें। अब वहां पर बंदों को आम और खास इस प्रकार से वो हेड ग्रंथी साहिब बनाते हैं। मुझे इस चीज के ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि आप गुरुद्वारा साहिब के अंदर जो गया वो संगत है, वो ना तो आम है ना खास है। वहां पर अकबर भी गया था, तो वो भी लाइन के अंदर बैठ के प्रसादा सकता है, तो वहां पर आम खास नहीं होता है। गुरुद्वारा साहिब के अंदर हेड ग्रंथी की निगाह में सभी एक जैसे होने चाहिए। आप हेड ग्रंथी साहिब को अगर आप 10,000, 20,000 का माथा टेक दोगे तो आप खास हो जाओगे।
यदि आपने जी, उनको जी। हेड ग्रंथी साहिब को उनके कमरे के अंदर जाकर माथा नहीं टेका, तो आप खास व्यक्ति नहीं, फिर आप आम व्यक्ति हैं। गुरुद्वारे के अंदर इस प्रकार से वो आम और खास का खेल खेलते हैं। गुरुद्वारा साहिब में जो मेन गेट के ऊपर सेवादार मतलब ये खड़ा होगा होता है, कि यही नहीं है। हाँ, पुजारी सिस्टम चल पड़ा एक किस्म का। पुजारीवाद है। तो एक जी, जी, चीज जी। और है वहां पर, देखो उसमें गुरुद्वारा क्या साहिब है के अंदर काफी सारी चीजें ऐसी हैं, जहाँ सेवादार कहाँ पर ड्यूटी करेगा, उसको कितने पैसे मिलेंगे, एग्जिट के ऊपर कौन सा सेवादार काम करेगा, हेड ग्रंथी के पीछे कौन सा सेवादार खड़ेगा, और लंगर हाल के अंदर कौन सा सेवादार कहाँ पर ड्यूटी करेगा, ये सारी चीजों के पैसे लगते हैं। सट्टा जैसे खेला जाता है ना, कि मैं 500 दे रहा हूँ, मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ, इस जगह के ऊपर ड्यूटी करने के इस प्रकार से दिल्ली गुरुद्वारा कमेटी के अंदर ऐसे खेल खेले जाते हैं जो लोगों के सामने, संगत के सामने कभी नहीं आते। एसजीपीसी के अंदर इसका दरबार मतलब साहिब में भी ऐसे ही है। जी, जी, इसका मतलब तो ये सीधा हो गया कि ये भी अपने सर्वनाश की तरफ खुद बढ़ रहे हैं। जो इस तरह कर रहे हैं ना, गुरु घर के साथ में दगा कर रहे हैं या बिल्कुल। संगत के साथ में दगा कर रहे हैं, ये भी अपने सर्वनाश की तरफ खुद बढ़ रहे हैं। तो मैं लास्ट सवाल करूँगा, मेरा फ़ोन की बैटरी डाउन होने वाली। जी तो सर। मुझे लास्ट में ये बता दीजिए कि इसमें हम सुधार कैसे कर सकते हैं मीडिया के में जब हमने टॉपिक ये रखा था कि मीडिया का सुधार कैसे होगा? तो सुधार कैसे किया जाए ताकि ये जो झूठ फैला हुआ है, चारों तरफ बेईमानी फैली हुई, छल-कपट फैला हुआ और ये चारों तरफ जो नफ़रत फैली है, इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं ताकि ये लोग सुकून के साथ में, प्यार के साथ में, मोहब्बत के साथ में ज़िंदगी जी सकें? जी। सर देखो, मैं जहाँ तक जानता हूँ मीडिया को एकदम से बदलना तो बहुत मुश्किल, लेकिन हम इसके अंदर धीरे-धीरे बदलाव कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें जी, उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा जो सच बोल रहे हैं, जो सच्चाई की जी, बात करते हैं, सच्चाई पर खड़े हैं आज के समय में। जैसे आप जैसे लोग हैं, जो सही बात को पकड़ते हैं। केवल आपको ये होता है कि पॉजिटिव बात लोगों तक लेकर जाओ, जो सच है वो दिखाओ, लोगों के अंदर हेट मत फैलाओ। तो मीडिया से भी हमारी यही गुजारिश होती है कि आप एक तो नफ़रत मत फैलाओ लोगों के खिलाफ। कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी धर्म हो, हमेशा ये मतलब या तो धर्म या जाति के तौर पर लोगों को बाँटते हैं, इन चीज़ों के तौर पर लोगों को नहीं बाँटना चाहिए, और आपको केवल एक नागरिक के तौर पर देखो या उसको एक आम व्यक्ति के तौर पर देखो, तो मीडिया एक अच्छा काम करे, मतलब गरीब की आवाज़ उठाए, गरीब का पहलू पकड़े पहले, और अमीर की बात वो बाद में करे। गरीब को अमीर कैसा बनाया जाए, इस चीज को जब तक हम देखते नहीं तब तक तो हमारा मीडिया सुधार नहीं कर सकता है। लेकिन मैं हर एक को जी, तो यही कहना चाहूंगा कि हम लोगों को मिलजुल कर एक तो रहना चाहिए। सभी देखो इंसान है, सभी के अंदर वही खून है, एक ही हमारा बनाने वाला है। सभी इंसानों को बनाने वाला एक गॉड है, एक क्रिएटर है। उस क्रिएटर को मानो, उस क्रिएटर के रूल्स रेगुलेशन क्या होने चाहिए, वो गुरु नानक साहब जी तय करके गए। आप जी, हमेशा सच्चाई के ऊपर चलो और सच्चाई के ऊपर आगे बढ़ो। जब आप सच की बातें करोगे ना, सच की तरफ जाओगे और किसी के बहकावे में नहीं आओगे, लोग अगर सच को देखेंगे, सच की छनाई करके देखेंगे, उसकी पुनाई करके कि ये सही है, ये गलत है, तब जाकर हम हमारे मीडिया को सही दिशा दे पाएँगे। लोगों को भी, समाज को भी जी, सही दिशा तब दे पाएँगे, जब हम इन चीज़ों को नाप-तोल कर देखना शुरू करेंगे, सच और झूठ को, कि झूठ कौन बोल रहा है, सच कौन बोल रहा है। फ़ायदा किससे है, नुकसान किससे हो रहा है लोगों का। इसमें सच्चाई, नफ़रत कौन बो रहा है, प्रेम कौन बो रहा है। जब हम इन चीज़ों को देखेंगे, तब जाकर हमारे समाज के अंदर इन चीज़ों का फ़र्क पड़ेगा जाकर। तभी जब हमारे समाज का फ़र्क पड़ेगा, तभी मीडिया के अंदर भी निखार आएगा जाकर। मीडिया एक दिन से अपने जी, आप नहीं बदलेगा, ये इसको बदलने के लिए लोगों को स्वयं मशक्कत करनी पड़ेगी कि जब ये गलत बात करते हैं, इनको मत देखो, जब ये सही बात करते हैं, तभी मीडिया को देखो। मीडिया का भी एक जी, रोल, अहम किरदार है देखिए इस दुनिया के अंदर। जी, बस जी। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा तजेंद्रपाल अब। सिंह जी, आपका आपका स्पेशल धन्यवाद। आप हमारे साथ वॉइस ऑफ मानवता में जुड़े और वॉइस ऑफ मानवता ये पूरे विश्व के लोगों की आवाज़ है, सच्चाई की आवाज़ है, ईमानदारी की आवाज़ है। तो हम इसको आगे भी प्रोग्राम करेंगे कभी किसी दिन। तो बिल्कुल आज जी, के लिए बिल्कुल। स्पेशल आपको हम धन्यवाद। सभी से यही विनती करेंगे कि सभी लोग बढ़-चढ़ कर देखिए, वॉइस ऑफ मानवता को। वॉइस ऑफ मानवता लोगों की आवाज़ लोगों के सामने लेकर आ रहा है, जो दबी-कुचली आवाज़ है। वॉइस ऑफ मानवता ने 25 भाषाओं के अंदर एक गाना निकाल दिया, वो भी एक कमाल ही करते हैं इन्होंने। बड़े कमाल-कमाल के काम कर रहा है वॉइस ऑफ मानवता भी, उनका भी हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता हमारे तक पहुँचा, और हमें इन्होंने इतना मतलब साहस दिया, हमें इतना, हमारे लिए तो ये रिस्पेक्ट होगी, एक बहुत बड़ा हॉनर होगा कि आप अमेरिका के अंदर रहते हुए, मैं तो एक छोटा-सा गरीब-सा बंदा हूँ कि जो केवल एक यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता था, फिर धीरे-धीरे गुरबानी पढ़ने लगा और गुरबानी से ज्ञान आया। जब ज्ञान आने लगा, जी, तो लोगों की सच की बातें सामने आने लगी, तो उसको आप आकर ढूँढ लेते हो और आप उसको इस कॉन्टैक्ट करते हो कि भाई आपका इंटरव्यू करना है, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा ये
सौभाग्य की बात है, आपका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ढूँढा। हम तो सभी से ये कहेंगे कि वॉइस ऑफ मानवता जी, ये तो देखो सच को देखो जी। ये तो शुरुआत है, अभी आने वाला वक़्त में बहुत कुछ करेंगे। ये जी, बस ये आपका स्वागत है, हमेशा स्वागत रहेगा और आपको हम सर्टिफ़िकेट देंगे वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से। आप जिंदे पत्रकार हैं, जिंदे की जैसे बेबाक बात रखते हैं, तो हम जिंदे का खिताब देते हैं उनको। बाकी तो सब जो झूठ बोलते हैं, जो लोगों को गुमराह करते हैं, मरे हुए के समान ही हैं, क्योंकि मरा हुआ कभी ना किसी का हुआ, ना कभी किसी का हुआ, तो जी। जिंदे लोगों का हम कदर करते हैं। तो शुक्रिया वैसे जुड़ने के लिए, धन्यवाद आपका। वाहिगुरू जी वाहिगुरू का जी का खालसा, खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।